आइए लेते हैं अनिल जी से उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, आज ग्लोबल सहारा थोड़ा मिसिंग है क्योंकि सुस्ती है। कल अमेरिका में भी थोड़ा सुस्त सेशन था नए हाई बनाने के बाद, और आज ग्लोबल मार्केट्स में भी सुस्ती है। अमेरिकी फ्यूचर्स भी आपको नरम दिख रहे हैं, यूरोप के बाजारों में आपको नरमी दिख रही है, एशिया भी ठीक ठाक ही था। हमारे बाजार ऑफकोर्स क्लियर आउट परफॉर्मेंस का मोमेंटम दिखा रहे हैं। बताएं सर, क्या है व्यू इस समय का? यूँ तेजी का है दीप, कोई दिक्कत नहीं है। 22,400 अब सपोर्ट का काम करेगा, तो आज के लिए 22,350 22,400 ये आपके लिए बचे हुए समय के लिए मजबूत सपोर्ट होगा। क्यों? क्योंकि 22,350 का लो बनाकर आप वहाँ से घूमें, और 22,400 पर आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में 60 लाख शेयरों का ये सपोर्ट का काम है। राइट। 3 बजे के पहले आपसे गुजारिश है 22,500 के पार निकल कर टिकवा दीजिए। निकले तो हैं हम, टिका दीजिए। अगर 22,500 के ऊपर टिक जाते हैं तो 22,575 आज और कल सुबह के बीच में ये अगला टारगेट निफ्टी का बनेगा। कल सुबह मतलब कल सुबह ही, सोमवार नहीं, कल भी मार्केट खुला है तो कल सुबह, ठीक है, ये आपके लिए। क्योंकि 22,500 के कॉल पर 47 लाख शेयर है, जैसे हम उसको पार करेंगे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, जो 550 575 तक आज कल में ले जाने की कोशिश निफ्टी को करेगी। तो ये अदरवाइज आज 22,475 500 ये आपके लिए ऊपर करेगी। जो हमने दिया था वही आकर रुक भी रहा है। गॉट इट। नंबर, लेकिन व्यू तेजी की तरफ है। एक डिप मिलेगी आखिरी 1 घंटे में तो हम खरीदेंगे। ठीक है। 400 350 परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, अगर मिलेगा तो लेना है। और ऊपर में 500 पार करके टिक गए तो फिर फ्रेश खरीदारी, अदरवाइज नीचे सपोर्ट लेवल पर। ठीक है। बैंक निफ्टी एक ही लेवल है दीप, मेक और ब्रेक 48,000, और आप उसके ऊपर लगातार ट्रेड कर रहे हैं। 48,000 के पुट पर 28 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 30 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर ही बंद होना चाहिए, और 48,000 के ऊपर बंद होता है तो बैंक निफ्टी आज तो नहीं लेकिन कल के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। कल के लिए आज तो जैसे हमने कहा 48,200 48,350 की रेंज ऊपर में वो पार नहीं होगी, तो आज 48,185 ही हाई बनाया है, देख लो। उसके ऊपर जा नहीं पा रहा। निफ्टी भी 22,475 500 के ऊपर जा नहीं पा रहा। लेकिन अगर आज यहाँ पर भी आप बंद हो जाते हैं 48,000 के ऊपर कहीं भी, तो डीप फिर है ना, इसका टारगेट जो है ना 48,350 425 और अल्टीमेटली 48,575 तक का, 48,500 तक के आसपास, यानी 400 से 500 पॉइंट की तेजी की जगह और बैंक निफ्टी में खुलती हुई दिख रही है। तो यहाँ भी लॉन्ग पोजीशन में आप बने रहें, डटे रहें, कोई चिंता की बात है नहीं आपके लिए। कोई चिंता की बात नहीं? ना ना, बिल्कुल भी बढ़िया। ठीक है, चलिए, ये तो रही अच्छा स्ट्रैटेजी की बात अनिल जी। 2-3 चीज़ों के बारे में और आपको बात जी पूछिए। डेज हाई पर हम कारोबार कर रहे हैं। कल 24 घंटे पहले बाजार में एक जो रिकवरी आई थी वो ज़बरदस्त मूड माहौल लेकर गई। आज सुबह आप बता भी रहे थे कि कल टाइम के हिसाब से 1:15 बजे क्या हुआ, उसके बाद 1:45 बजे से जो हमारी रिकवरी वो क्यों हुई। एक बार ज़रा वो पर्सपेक्टिव फिर से डालिए, क्योंकि आज भी बाजार उसी एक्शन को कैप्चर कर रहा है कि एग्जैक्टली ये मार्केट का इलेक्शन कनेक्शन क्या निकाला है। देखिए दीप, एक इवेंट जो 5 साल में एक बार आती है जी, और वो देश की राजनीति के लिहाज से और देश की पॉलिसी डायरेक्शन के लिहाज से सबसे बड़ी है जी। तो उस पर तो इलेक्शन आपका हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव का कनेक्शन आएगा ही आएगा, आना भी चाहिए। नहीं आए तो फ़ायदा ही क्या, राइट। पहली चीज़। लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी चुनाव का कोई एक लिमिट से ज़्यादा बाजार पर असर नहीं पड़ता, चाहे ये 2024 के चुनाव हो, 2014 के हो, या पहले चुनाव से लेकर अब तक। क्योंकि हर चुनाव देखने के बावजूद अगर सेंसेक्स 75,000 पे पहुंचा है, राइट, सही बात है। तो आपने मिलीजुली सरकारें देखी है, बिल्कुल लेफ्ट की सरकारें देखी है, देखिए। क्लियर कट मेजोरिटी वाली सरकारें भी देखिए, खिचड़ी सरकारें भी देखिए, उसके बावजूद 75,000 पहुंचा है। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म में चुनाव का असर एक नहीं पड़ता, शॉर्ट टर्म में पड़ता है। शॉर्ट टर्म में भी 1-2 साल के लिए कम पड़ता है, 1-2 दिन 1-2 हफ्ते 1-2 महीने के लिए ज़्यादा पड़ता है। और इसीलिए शॉर्ट टर्म में इलेक्शन का हर फेज इंपॉर्टेंट होता है, हर एक फेज। फर्ज करें जी, अगर चलिए आप कहते हैं इलेक्शन का फेज इंपॉर्टेंट नहीं, इलेक्शन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्यों शुरुआत के 3-4 इलेक्शन फेज के दिन मार्केट घटा? यस, और पहले फेज के बाद तो ऐसा घटा पूछो मत। एग्जैक्टली। क्यों? कि वोटिंग परसेंटेज कम आया। विक्स क्यों डबल हो गया भाई? यस, बिल्कुल। 10 से 20 क्यों हो गया विक्स? आशु सर बोल रहे थे कि विक्स बढ़ने वाला है, डबल होने वाला है। याद है आशु सर ने कुछ सोच समझ के बोला है विक्स डबल होने वाला है, क्योंकि वो एफ ट्रेड। तो मार्केट शॉर्ट टर्म में इलेक्शन की वॉलेटिलिटी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बड़ी इवेंट है क्या लाइफ में आपके? राइट। और इस पे वॉलेटाइल नहीं होंगे तो कब होंगे? इसलिए हर एक फेज का इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो आपका विक्स डबल हुआ। अब पहले 3 चरणों में हमेशा, और चौथे में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, हमेशा मार्केट घटा है वोटिंग के दिन, क्योंकि हमेशा वोटिंग के दिन शाम को आपको परसेंटेज कम नजर आता है। अब इस इलेक्शन में क्या हुआ है, कम वोटिंग को लोग इसके साथ जोड़ के देख रहे हैं। कम वोटिंग का मतलब बीजेपी की कम सीटें,
ठीक है, पहले चरण में वोटिंग जैसे कम हुई, सट्टा बाजार में सीटें कम होने लगी और सब हर बार वोटिंग के परसेंटेज को रिएक्शन आने लगा। अभी जैसे जैसे रिवाइज नंबर आए वोटिंग के, वैसे वैसे मार्केट 21,821 से धीरे धीरे ऊपर आने लगा। धीरे धीरे आया, धीरे धीरे, जबकि एफआईज बेच रहे सब कुछ है, फिर भी धीरे धीरे वोटिंग परसेंटेज जैसे जैसे सुधर के आ रहा था। पहले लगा 7-8% वोट कम है, फिर लगा नहीं 3% कम है, तो फिर लगा थोड़ी ठीक है, फिर लगा 1.5% कम है, थोड़ा और ऊपर। और कल जब ये आया, अरे ये तो 2019 से ज्यादा वोटिंग हो गई, तो ये देखो फिर उछल गया, फिर इसने की शॉर्ट कवरिंग। तो कल जो एक्सपायरी के दिन जो कुछ हुआ है वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने का कोई भी कारण हो सकता है, डाउ फ्यूचर्स बढ़ जाए, घट जाए, कोई अच्छी खबर कहीं ग्लोबल से आ जाए, कोई लोकल कुछ आ जाए। कल जो ट्रिगर हुआ वो ट्रिगर से, और दीप 1:13 पे आया नंबर, लोग मानते हैं कि 2 बजे के बाद ट्रिगर हुई, बात सही है जी। अगर यही आप, मैं, कोई भी बिजनेस चैनल, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर फ्लैश कर देता ये नंबर कि देखो ये नंबर आ गया और लोगों के नोटिस में आ जाता, तो 1:13 क्या 1:14 1:15 से ही तो हो जाता। लेकिन जब लोग धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, जिसको समझ में आया, जिसको पकड़ में आया, तो तेजी हुई। तो शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के दिन हो सकती है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, होगी, हमेशा होगी, ट्रिगर कुछ भी होगा। तो ट्रिगर कल ये था शॉर्ट कवरिंग का, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात ये, अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर थे, अगर कल तो सुस्त बंद हुए, कल तो कोई 200 पॉइंट ऊपर बंद नहीं हुआ, एफआई ने कल भी बेचा इतने मजबूत बाजार, तो फिर क्यों बढ़े बाजार? करेक्ट, फिर तो और कोई वजह नहीं कि बाजार बढ़ते। तो अगर कल बाजार बढ़े तो शॉर्ट कवरिंग से, और शॉर्ट कवरिंग से बढ़ने का कारण एक ही था कि एक अच्छी खबर ने, जिससे डर था बाजार को, उसे शॉर्ट कवरिंग कर दी। अब बढ़ते हुए वोटिंग परसेंटेज की वजह से ही आज वापस तेजी का, आज क्या पॉजिटिव है जी? आज आप शुरू में सुबह आए, आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स में कोई तेजी नहीं है, राइट? नहीं थी। यूरोप भी अभी नीचे है, करेक्ट। आपके लिए कोई आज एफआईज का नंबर पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा तो शाम को पता चलेगा, राइट? 11 दिन में 65,000 करोड़ का बेच चुके हैं कैश, स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के। तो आपकी हिम्मत कैसे होगी तेजी करनी? लेकिन ये नंबर है जो आपको तेजी करने के लिए कह रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन इसीलिए आपको एक चीज़ समझना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बोल दूं कि आज आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मंडे को 5वें चरण की वोटिंग हो रही। अगर 5वें चरण की वोटिंग परसेंटेज फिर से कम हो गया तो मार्केट फिर से घट भी सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है। हाँ, वो कनेक्शन रहेगा ही, राइट। अगर 5वें चरण में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो बाजार फिर गिरेगा। ये कल और आज में जो तेजी बनी है, ये वोटिंग परसेंटेज इंप्रूव होने की वजह से, तो कोरिलेशन है। और कहीं न कहीं मार्केट में आप ओवरऑल इंडिया में लोगों से बात करोगे तो लोगों के मन में कहीं न कहीं ये है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये है। अब हर सीट पे अलग हो सकता है, किसी सीट पे किसी वजह से बढ़े, किसी सीट पे किसी वजह। इन जनरल वोटिंग परसेंटेज बढ़ना, अब लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के फेवरेबल है और इस वजह से मार्केट में इंप्रूवमेंट है। ये सिंपल चीज़ है। तो ये कनेक्शन है इलेक्शन का मार्केट का। बाकी तो हम पहले ही रिसर्च दे चुके हैं, इलेक्शन के 6 महीने पहले, 6 महीने बाद, पिछले 4 इलेक्शन में मार्केट मजबूत था और इस बार भी रहेगा। अब तक तो मजबूत है, लाइफ हाई के बहुत करीब है। बिल्कुल, चलिए वो मजबूती है। एक चीज़ और अनिल जी, क्योंकि बाजार में एक्शन बन रहा है, अब बात चल रही है कि नहीं यहाँ पर तो बाजार में कुछ गड़बड़ है, कुछ फ्रॉड है, कोई अलग अलग तरीके से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बड़े वॉल्यूम्स का गेम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, न कोई गड़बड़ है, न कोई फ्रॉड है, न कोई इस तरह की बड़े लोग कुछ गेम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या गेम? दीप, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा लिक्विड मार्केट है, किसी तरह की कोई फ्रॉड गड़बड़ कुछ भी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़ा लिक्विड, सबसे लिक्विड मार्केट है हमारा, राइट? ये तो है एफएनओ में, ठीक है। किसी के एक लिए भी किसी तरह की चालाकी करना, किसी तरह का फ्रॉड करना, किसी तरह का गड़बड़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन बड़ी चीज़ें नहीं। जो अगर आप ये सोचो कि कोई 20,000 25,000 करोड़ का गड़बड़ कर जाए एक ही दिन में, एक ही घंटे में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट? क्यों है मैं बताता हूँ उसके रीजन। पहला, हमारा मार्जिन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब से ये पीक मार्जिन सिस्टम आया है, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। हमेशा लोग सेबी के लिए ख़राब कहते हैं, मतलब मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं, मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं, मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं और बड़ा मुश्किल होता है, हमकी लीवरेज नहीं मिलती। लेकिन आप देखिए पिछले कई फॉल ऐसे हुए बाजार में, जब उस फॉल में जितना आप सोचते हो उतना घटते ही नहीं और मार्केट पहले घूम जाते हैं। और हमको लगता है कि इंडियन मार्केट की बड़ी ताकत है, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ है जो समझने वाली है। हमारे मार्केट इसलिए नहीं घटते दीप, क्योंकि हमारी लीवरेज पोजीशन बहुत लिमिटेड हो गई है।
पीक मार्जिन जब लगता है ना तो आपका डेली बेसिस पे मार्जिन हाईएस्ट लेवल पे जाता है और तब आपके ने इसलिए कैपिचुलेशन होता ही नहीं है। इसलिए जो पहले कैसे सिस्टम होता था, क्योंकि जब तक रिलायंस एचडीएफसी 8-10% ना घटे, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, तब तक मार्केट नहीं करता था। अब वो सिस्टम होता, ये मजबूत मार्जिनिंग सिस्टम का प्लस पॉइंट भी है। नो डाउट आपको ट्रेडिंग करने के लिए लिमिट कम मिलती है, आपको कई बार बुरा लगता है लेकिन एक खराब दिन आपको ये मजबूत मार्जिनिंग सिस्टम बहुत खराब होने से बचाता है। और इसलिए आप पैनिक नहीं देखते और जिस लेवल तक आप सोचते हैं कि गिरकर यहाँ तक आएगा उसके पहले ही बाजार घूम जाता है। तो ये मजबूत मार्जिन सिस्टम जो सेबी ने बनाया। दूसरी चीज़ ये, सेबी का सर्विलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई ये सोचे कि कोई एक आदमी, कोई कुछ लोग, कुछ 1-2 एफआईज मिलकर ये गड़बड़ कर जाएंगे और पूरा सर्विलेंस सिस्टम को मिसयूज़ कर लेंगे, 20-25 हज़ार करोड़ का घोटाला हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है दीप। इसलिए मैं कहता हूँ कल की एक्सपायरी में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग किसी खबर से हुई है, छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी पे आप जोर देखते हैं, 400-500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग है ना, बड़ी खबर पे होती है, छोटी खबर पे नहीं होती। और ये बड़ी खबर पे जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसके लिए किसी मार्केट को, मार्केट के लोगों को, एक्सचेंजेस को, सेबी को दोष देना गलत है, क्लियर कट गया है। और एक्सपायरी के दिन इस तरह का हज़ारों करोड़ का फ्रॉड होना इम्पॉसिबल है। और इस तरह से मतलब है ना, सेबी पे, एक्सचेंजेस पे, कामकाज पे सवाल उठाएंगे आप तो हमेशा उठा लीजिए। अगर मेरा नुकसान हुआ मैं तो बोल दूंगा आज मेरा एनालिसिस क्यों सही नहीं गया, क्योंकि दीप ने है ना सवाल गलत मुंह ऐसे बना रखा था, दीप ने सवाल अच्छे से नहीं पूछा इसलिए। देखो मैं सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, आप एफ&ओ ट्रेड करते हैं, ऑप्शन राइड करते हैं, ये रिस्क आप हमेशा लेकर चलते हैं, बिना किसी वजह के भी और किसी वजह के भी मार्केट में बड़े मूवमेंट कभी भी आ सकते हैं। और एज एन एफ&ओ ट्रेडर अपने को समझना है जी, हमें ठीक होना है। हम ये सोचेंगे कि मार्केट गलत है, मार्केट में ये हो गया, एक्सचेंज गलत है, सेबी गलत है, तो फिर हम कभी जिंदगी में सीखेंगे नहीं और हम अपना रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे भी नहीं। सही बात है। दूसरों की गलती निकाल के उसको दोष दे देना जो प्रूव कर नहीं सके, बहुत आसान काम है। लेकिन हमारे लिए अपनी गलती निकाल कर सीखना मुश्किल काम है। इसलिए एफ&ओ ट्रेडर के तौर पर हमेशा जब भी आप, और स्पेशली जब एक्सपायरी के दिन और डेली एक्सपायरी हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी से ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए और स्पेशली राइटिंग करनी चाहिए। और इसीलिए मेरा बहुत साफ साफ मानना है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे, रेगुलेटर्स पे, सेबी पे इस तरह सवाल करना गलत है। वो इस तरह के मूवमेंट कभी भी किसी भी मार्केट में, अब समझो इलेक्शन के दिन मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गया तो आप क्या कहोगे? अगर इलेक्शन के दिन 10% मार्केट ऊपर नीचे है तो इसमें क्या फ्रॉड है कोई? अगर इलेक्शन के दिन 10% ऊपर हो सकता है तो किसी वोटिंग परसेंटेज पे 2% 1% क्यों नहीं हो सकता? राइट, सही बात है। जो एक बड़ी चीज़ आई है, 3 चरणों के बाद एक बड़ी चीज़ आई। सो आई थिंक ज़्यादा ओवर एनालिसिस करके कोई फ़ायदा नहीं है। सब कुछ सिस्टम परफेक्ट है, खाली अब से लेके इलेक्शन तक आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, लिमिट में रखिए पोजीशन, अपनी रिस्क को समझ के चलिए। किसी भी खबर पर हो सकता है आप यही वोटिंग परसेंटेज सोमवार को घट के आ जाए फिर से और मार्केट फिर से घट जाए, हो सकता है। तो किसी भी तरह के मूव ऊपर नीचे के ये आ सकते हैं और इसकी सावधानी आपको रखनी है। बजाय हम सिस्टम को दोष दें, एक्सचेंजेस को दोष दें, सेबी को दोष दें, ये बोले ये फ्रॉड हो गया, ये गोलमाल हो गया, इसने घोटाला कर दिया, ये लूट के ले गया एफआई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम हमारी गलती से पैसा तोड़ रहे हैं, हम हमारी स्किल से पैसा बना रहे हैं, किसी और को दोष नहीं देना है। और अगर आप मार्केट में उतरते हो तो ये सोच समझ के उतरना है कि इस तरह की वोलेटिलिटी किसी खबर पर भी हो सकती है और बिना खबर पर भी हो सकती है। इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो मार्केट से बहुत पैसा बनेगा। फ्यूचर्स में एक्शन कर रहे हो, रिस्क में। चलिए बढ़िया सर, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स थोड़े अच्छे से समझाने के लिए। एग्जैक्टली हो क्या रहा है और आपको इस मार्केट एक्शन से क्या समझना है।